हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। तो आज के इस वीडियो में, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट की है, जो कि पहले 6 की हिस्ट्री चैप्टर वाइज हम लोग कवर करेंगे। तो चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 2। तो जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी है या जो भी जीएस वाला सेक्शन है, तो आप यहाँ से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। चाहे बीपीएससी टीआरटी 3.0 हो, चाहे आप दमनदीव पीआरटी एसएसटी हो, चाहे आपका वहाँ पे अपर प्राइमरी में सब्जेक्ट, तो आप इन सब चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज दूसरा चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है आरंभिक मानव की खोज। तो आरंभिक मानव को जानने के स्रोत के बारे में देखते हैं। तो पुरातत्वविदों के अनुसार लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। तो क्या हुआ कि जो पुरातत्वविद लोग थे, जो पुराने वाले थे भाई, जो पुराने लोग थे, तो उन्होंने क्या किया था कि जो औजार बनाए थे वो पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से बनाया करते थे। तो बाकी सब चीज़ें तो ख़त्म हो गई, लेकिन जो पत्थरों के औजार बचे थे वो आज भी बचे हैं, ये कहना चाहता है। अब आइए देखते हैं पाषाण। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पाषाण औजारों का निर्माण। ठीक है, तो पाषाण औजारों का निर्माण। आइए पहला पाषाण उपकरण देखते हैं। तो पत्थर से पत्थर को टकराना। जिस पत्थर से कोई औजार नहीं बनाना होता था, उसे एक हाथ से लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर को हथौड़ी जैसे इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सल्क लगाने जाते थे जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बन जाए। तो होता क्या था कि जैसे एग्जाम्पल दो, तो एक हाथ में ये पत्थर है, एक हाथ में ये पत्थर है। अब दोनों को जब तक वो मतलब उस पर सल किया जाता था, मतलब उस पीटा जाता था, जब तक जिस आकार में वो बनाना चाहते थे, तब तक उस पत्थर पर आघात किया जाता था। ठीक है, तो ये हो गया पाषाण उपकरण। अब आइए आगे चलते हैं। दूसरा है दबाव सल्क तकनीक थी। दबाव सल्क तकनीक, इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से सल्क निकाले जाते हैं, जिसमें वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। तो दबाव सल्क तकनीक थी दूसरी तकनीक। इसमें क्या होता था, जो क्रोड होता था वो उसको एक फिक्स, जैसे मान लीजिए एक फिक्स प्लेस पे टिका दिया जाता था और उस पर वार किया जाता था। ठीक, पत्थरों से या हथौड़ी नुमा चीज़ों से वार किया जाता था और उससे उपकरण बनाए जाते थे। अब आइए आग की खोज देखते हैं। राख के अवशेषों का मतलब है कि आरंभिक लोगों को आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो जो राखों के अवशेष मिले हैं, उससे यह पता चलता था कि जो आरंभिक मानव थे उनको आग के बारे में चीज़ें पता थी और ये किस लिए इसका यूज करते थे, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और ख़तरनाक जो जानवर होते थे उनको दूर भगाने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग करते थे वो। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। नाम और तिथियां, आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप नाम और तिथियां। आइए इसको देखते हैं। आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो जो आरंभिक काल होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? पूरा पाषाण काल। यह दो शब्दों, पूरा यानी प्राचीन, दो शब्दों से मिलकर बना है। पूरा मतलब यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। तो पूरा पाषाण काल नाम जहाँ है, पूरा पाषाण शब्द जो है वो दो शब्दों से बना है। पूरा का मतलब होता है यानी प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो जब पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के जो महत्व होते हैं, ये कहाँ से पता चलते हैं? पूरा पाषाण काल से पता चलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। तो क्या कह रहा है कि जो पूरा पाषाण काल है, लगभग कितने साल पहले? 12,000 साल पहले के दौरान, जो 12,000 साल पहले का समय था, उसको हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया था: आरंभिक पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो मानव इतिहास का लगभग 99% जो कहानियाँ हैं, ये हमारे पूरा पाषाण काल से ही संबंधित हैं। आगे चलते हैं। जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। यह समय लगभग 12,000 साल से पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। तो जिस काल में
पर्यावरणीय बदलाव, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा पर्यावरण बदलाव मिले हैं, पर्यावरण में चेंजेस मिले हैं। जैसे वहाँ पे जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा घने जंगल हो गए, वहाँ पे पर्यावरण की चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश हो गई। तो इसको अगर पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो वो मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग उसको कहते हैं। तो ये इसका समय कितना है, लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। अब आगे चलते हैं। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। तो जो इस काल के जो पाषाण मतलब पत्थर के जो औजार होते थे वो बहुत छोटे छोटे होते थे, तो जिसकी वजह से इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रायः इन औजारों में हथियों, लकड़ियों के लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। तो इसमें होता क्या है कि जो औजार थे, इन औजारों में हाथियों, लकड़ियों के लगे हंसिया सुना होगा आपने, आरी सुना होगा, ये सब औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। आगे चलते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा पूरा पाषाण युग, ठीक, पूरा पाषाण युग, इसमें पूरा पत्थर से संबंधित चीज़ें थी। अब पढ़ेंगे हम नवपाषाण युग। अब बदलती जलवायु, आइए इसको देखते हैं। बदलती जलवायु क्यों? उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया। तो जो महाद्वीप थे, क्या हुआ कि भाई जो गेहूं था, जौ था, ये धान जैसे ये अनाज जो थे वो प्राकृतिक मतलब अपने आप से उगने लगे थे। और जो महिलाएं और पुरुष होते थे और उनके बच्चे होते थे, इन अनाजों को बटोरना शुरू कर दिया इन्होंने धीरे धीरे। ठीक, अब शैल चित्रकला, आइए इसको देखते हैं। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तो ये जो शैल चित्रकला है, जो मतलब कुछ जो गुफा हैं, वो जिन गुफाओं में लोग रहते थे वहाँ के कुछ गुफाओं पर दीवारें जो थी उनकी, वहाँ पर कुछ चित्र मिले थे। ठीक, उनका उदाहरण है मध्य प्रदेश, जो भीमबेटका है वहाँ पर। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। अब आइए हुस्गी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। हुस्गी कुछ पुरास्थलों से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यह संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में भी औजार के बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक, तो अधिकांश जो औजार थे किससे बनाए जाते थे? चूना और पत्थरों से। ठीक, अब आगे चलते हैं। अन्यत्र, आइए इसको देखते हैं। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंहा और सूअरों के गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें। रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। तो ये ऐसा कहा जाता है कि जो रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। जो चित्र बने होते थे वो कुछ रंगों से, जो लौह अयस्क होते थे, लोहे के होते थे, और चारक जैसे खनिज पदार्थ जो होते थे उनसे बनाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ उत्सव या ऐसे अवसर पर इन सब चित्रों को बनाया जाता था। ठीक, अब आइए एक नवपाषाणिक पुरास्थल के बारे में बात करते हैं। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक चताल युग तुर्की है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, परंतु उनका उपयोग किया जाता था। सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो सीरिया से क्या क्या लाया गया था, याद रखिएगा, चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। ठीक, अब आइए प्राग ऐतिहासिक काल के विभाजन के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। तो अगर हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो मानव सभ्यता के इस प्रारंभिक काल को अपनी सुविधा के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से मेन पढ़ाई स्टार्ट होगी।
पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। अब आइए मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रस्तुत होने वाले उपकरण बहुत छोटे छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। तो जो मध्य पाषाण काल का समय था, इसमें जो उपकरण होते थे, जो औजार होते थे, बहुत छोटे छोटे होते थे, जिसकी वजह से इसको क्या कहा गया, माइक्रोलिथ बोला गया। आइए, मध्य प्रदेश में आजमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीन साक्ष्य इस काल में प्रस्तुत करते हैं। तो मध्य प्रदेश में जो आजमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन का प्राचीन जो साक्ष्य है, ये मध्य पाषाण काल में को प्रस्तुत करते हैं। इस काल में मानव के अस्थिपंजर शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें आप वीडियो देखते समय आप चीज़ों को लिख सकते हो। तो इस काल में मध्य पाषाण काल में हुआ क्या कि इसमें भाई जो अस्थिपंजर, जो शारीरिक हमारे शरीर की हड्डियाँ होती हैं, सबसे पहला अवशेष इसका कहाँ से मिला, प्रतापगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में है। प्रतापगढ़ के सराय नाहर तथा महदहा से मिला है, ठीक। मध्य पाषाण कालिक स्थल, आइए इसको देखते हैं। तो गुजरात में अक्खज, बलसाना, हीरापुर, लांगनाज। महाराष्ट्र जनेदी, जलगढ़ एवं कसुआसोल। राजस्थान से सराय नाहर राय, महदहा, दमदमा, मुरहाना पहाड़, लेखैया। कर्नाटक से जलालहल्ली और संगन कल्लू, ठीक। चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। मध्य पाषाण कालिक स्थल हैं कुछ। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, भीमबेटका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर और मेघालय में सेबालगिरी 2, तमिलनाडु में टेरी समूह और आंध्र प्रदेश में रेणीगुंटा, ठीक। अब नव पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। आइए नव पाषाण काल के बारे में। नव पाषाण काल युग के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में सर्वप्रथम 1860 में लेमेंसूरियन ने प्राप्त किया था। तो जो नव पाषाण युग का प्रथम प्रस्तर मतलब पत्थर का जो उपकरण था, कहाँ से मिला है, उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से। कब मिला, 1860 में मिला। किसके द्वारा, लेमेंसूरियन ने प्राप्त किया। नेक्स्ट है चिरांद, बिहार प्रांत नामक व नव पाषाणकालीन पुरास्थल एकमात्र स्थल है जहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के हैं। चिरांद से प्राप्त उपकरण प्रारंभ प्रासारिक अवस्था के प्रतीत होते हैं। सीधी सी बात है भाई, चिरांद कहाँ है, बिहार में है। वहाँ से एक नव पाषाणकालीन पुरास्थल मिला है जहाँ पे प्रचुर मात्रा में क्या पाई गई, हड्डी के उपकरण पाए गए हैं, जो मुख्य रूप से हिरण के सींगों के बने थे, ठीक है। और चिरांद से जो प्राप्त उपकरण हैं ये कैसे हैं, ताम्र पाषाणिक अवस्था के प्रतीक होते हैं, मतलब ताम्र पाषाणिक अवस्था से मिले जुले होते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल बेलोरा कर्नाटक प्रांत में है, ठीक है। कुंभकारी सर्वप्रथम इसी काल में दृष्टिगोचर होती थी। कुंभकारी इंपॉर्टेंट है। नव पाषाण स्तर की प्रमुख उपलब्धि खाद्य उत्पादन का आविष्कार, पशुओं के उपयोग की जानकारी और स्थिर ग्राम जीवन का विकास है। तो अगर नव पाषाण स्तर की जो प्रमुख उपलब्धि की बात करें तो इसमें क्या था भाई कि जो पशुओं के बारे में लोगों को जानकारी हो गई थी। वहीं बात करें तो उनका जो खाद्य उत्पादन था, गेहूँ जौ, ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया था। और इनका जो ग्राम जीवन हो गया था ये स्थिर हो गया था, ठीक। पहले टहलते रहते थे, अब स्थिर हो गया था। अब नव पाषाण काल एक दृष्टि में देखते हैं तो समय 9000 BC से 4000 BC। दक्षिण भारत में नव पाषाण काल की समयावधि की बात करें तो 2000 BC से लेकर 1000 BC तक। नव पाषाण शब्द का प्रथम प्रयोग कौन किया, जॉन लुबाक ने किया। वह स्थल जहाँ प्रथम साक्ष्य मिला संगन कल्लू, ऐसा स्थल जहाँ प्रथम साक्ष्य मिला संगन कल्लू से। टोंस घाटी में प्रथम नवपाषाण उपकरण क्या था, किसने पाया, लेमेंसूरियन ने पाया। दक्षिण के नवपाषाण लोगों द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन थी तो रागी थी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारत में नव पाषाण काल की शुरुआत कहाँ से हुई, मेहरगढ़ से हुई। दक्षिण भारत के नव पाषाण कालीन स्थलों से राख के टीले तथा मवेशियों के बड़े प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से, नव पाषाण कालीन स्थलों से। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है उपकरण इस काल के घर्षित और पॉलिशदार पाषाण उपकरण थे। मतलब इस समय जो उपकरण पाए गए वो घर्षित और पॉलिशदार मतलब पॉलिश की गई थी, ठीक है। अब प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़ से, किलीगुल से, मोहम्मद कश्मीर में, बुरजोहम और गुफरकाल से। उत्तर प्रदेश में कोल्डीवा और चौपानी मांडा। प्रमुख दक्षिण भारतीय नव पाषाणकालीन स्थल तमिलनाडु का पय्यमपल्ली, आंध्र प्रदेश से उतनूर कोडेकल। आगे करते हैं तो बिहार से चिरांद, सेनुआर, ताराडी, उड़ीसा से कुचाई। ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके मतलब की नहीं है उतना, जितना जो चीज़ें मतलब की हैं उसको बस हम पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ से। अब भीमबेटका की गुफाओं के बारे में पढ़ते हैं।
आइए कुछ अन्य स्मरणीय तथ्य थे, इसको देखते हैं हम लोग। तो लघनाज जो स्थल और खोजकर्ता कौन थे, तो HD संकालिया थे। भीमबेटका याद करिएगा, KVS VS वाकड़कर थे। सराय नाहर GR शर्मा। गुफकराल AK शर्मा। बुरजोहूम याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है बस वही, डी टेरा और पीटरसन। विंध्य क्षेत्र CL कालाइल। बागौर BN मिश्र। और टूंस नदी घाटी ले मुंशिरियर महोदय ने खोजा था। अब आइए प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित स्मरणीय तथ्य हैं। आज से लगभग 30 से 40 हजार पुरुष यानी ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का विकास इस धरती पर हुआ था। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ। तो इंपॉर्टेंट है, तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में, और पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी प्राप्त स्थल अतिरंपकम था। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फुटिक पत्थर के बने थे। ठीक है, सर्वप्रथम जो प्राप्त धातु था वो तांबा था, बस इतना याद रखिएगा। 1950 में स्टुअर्ट पिगट की प्रसिद्ध कृति प्रो हिस्टोरिका इंडिया थी। इस कृति ने प्रागैतिहासिक अध्ययन को एक नया दिशा दी। सर्वाधिक संख्या में हस्त कुठार और क्लेवर निम्न पुरापाषाण काल से प्राप्त हुए हैं। तो अगर बात करें तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे प्री हिस्टोरिका इंडिया किसने लिखी है, तो स्टुअर्ट पिग ने। कब, 1950 में, बस। ठीक है, अब जियोलॉजिकल सर्वे से संबंध अधिकारी रॉबर्ट बुशफुंड एक प्रसिद्ध भूवर्ग वैज्ञानिक तथा पुरातत्वविद थे। तो ये पूछे कि रॉबर्ट बुशफुंड क्या थे, तो एक भूवर्ग वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पिथिकैंथ्रोपस, निएंडरथल, क्रोमैगन आधुनिक मानव होमो सेपियंस से। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीज़ें पुरानी हैं, अब पूछी नहीं जाती। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ। तो जो पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ भाई, मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाणी काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले, आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान के स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, आजमगढ़ मध्य प्रदेश से, वहीं बागौर राजस्थान के बागौर स्थान से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किए जाने वाला अनाज कौन सा था, तो जौ था, याद करिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से। ठीक, नेक्स्ट है नोट, अभ्यर्थी ध्यान दें, अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य का प्राप्ति स्थल मेहरगढ़ था। यदि इस संदर्भ में दिए गए उपयुक्त विकल्पों में लहुरा देव नहीं दिया गया हो तो उत्तर सही मेहरगढ़ होगा। तो इतना याद रखिएगा कि देखिए, अब तक अगर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो मेहरगढ़ था, लेकिन इस संदर्भ में पूछे कि अगर वहाँ पे मतलब मेहरगढ़ न रहे तो लहुरा देव होगा। ठीक, मतलब लहुरा देव न रहे तो मेहरगढ़ होगा। ठीक, इतना याद रखिएगा। अब आइए भीमबेटका की गुफाओं के बारे में देखते हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती से प्राचीनतम जो पुरातात्विक साक्ष्य है कहाँ से मिला है, उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से। मानव की खोपड़ी को जीवाश्म हथनोरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ, जो जीवाश्म का सबसे प्राचीन साक्ष्य है। तो मानव की खोपड़ी कहाँ से मिला, हथनोरा। ठीक, बुरजोहम, आइए बुरजोहम से देखते हैं। बुरजोहम नामक नवपाषाणी स्थल से मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते का कंकाल में एक समाधान स्थल से प्राप्त हुआ है। बुरजोहम नामक नवपाषाणी स्थल से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय नामक मध्य पाषाणी स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक, ये सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सर जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में किया था। तो नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, सर जॉन लुबाक ने 1865 में। ठीक, किसमें, प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। मेहरगढ़ नामक नवपाषाणी स्थल को बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी की संज्ञा दी जाती है। तो जो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी, किसको कहा जाता है, नवपाषाणी स्थल एक है मेहरगढ़ में जिसको कहा जाता है। चौपानी मांडू नामक स्थल से मृदभांड के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, इंपॉर्टेंट है, मृदभांड के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चौपानी मांडू से। लगभग 9000 से 8000 ईसा पूर्व मिले हैं। दक्षिण भारत के में पिकलीहल नामक स्थान से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, अब आइए ताम्रपाषाणी काल के बारे में देखते हैं। तो जिस काल में मनुष्य ने पत्थर एवं तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया उस काल को ताम्रपाषाणी काल कहते हैं। तो
मतलब तांबे और पाषाणिक मतलब पत्थर दोनों का उपयोग किया गया, तो इसको क्या कहते हैं, ताम्र पाषाणिक काल कहते हैं। सर्वप्रथम जिस धातु को औजारों में प्रयुक्त किया गया वह तांबा था। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम उपयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व किया गया था। सबसे सर्वप्रथम जो औजार यूज किया गया था किसका था, तांबा का था। नेक्स्ट है ताम्र पाषाण काल के लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। भारत में ताम्र पाषाण अवस्था के मुख्य क्षेत्र हैं। तो जो भारत में ताम्र पाषाण के लोग क्या थे, मोस्टली ये लोग ग्रामीण समुदाय के थे। ठीक है, वर्तमान क्षेत्र आइए इसको देखते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान, आहार एवं गिलुंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा एवं कायथ एरड़। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सारी चीज़ें। इसके अतिरिक्त पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिणी पूर्वी भारत के क्षेत्रों में ताम्र पाषाणिक काल के क्षेत्र हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा, लेकिन रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन किताब से मिलेंगे, न कि आपको नोट्स वगैरह से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, सबसे विस्तृत उत्खनन पश्चिमी महाराष्ट्र में हुए हैं। जहां उत्खनन हुए हैं वे स्थल है अहमदानगर, मेजारवे, नेवासा एवं दैमाबाद, पुणे में चंदौली, सोन गाँव, इनाम गाँव। ये सभी स्थल जौरवे संस्कृति से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबावली जगह है। इस संस्कृति का काल 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच कहीं रखा जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है भाई इतना, जो इंपॉर्टेंट है हम उसी चीज़ को मैं पहले ही बता दूंगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है गिलुंद। गिलुंद इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र माना जाता है। यहाँ से एक प्रस्तर फलक उद्योग के अवशेष मिले हैं। इंपॉर्टेंट नहीं है। दैमाबाद की ख्याति बड़ी संख्या में कांसे की वस्तुओं की उपलब्धि के लिए इनमें से कुछ वस्तुओं पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव लक्षित होता है। इतना जरूरी नहीं है भाई। ताम्र पाषाण के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे तथा वृषभ धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। तो जो ताम्र पाषाण के लोग थे मातृ देवी की पूजा करते थे और वृषभ जो था इनका धार्मिक संप्रदाय का प्रतीक था। नेक्स्ट है तिथिक्रम के अनुसार भारत में ताम्र पाषाण बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। इनमें से कुछ तो प्राक हड़प्पी हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं तथा कुछ हड़प्पोत्तर काल की हैं। नेक्स्ट है प्राक हड़प्पा अवस्था संस्कृति के अंतर्गत राजस्थान के कालीबंगा एवं हरियाणा के बनवाली स्पष्टतः ताम्र पाषाणिक हैं। ठीक है, प्राक हड़प्पा जैसे जो अवस्था से संबंधित संस्कृति हैं वो कहाँ क्या क्या है, राजस्थान से कालीबंगा, हरियाणा के बनवाली और ताम्र पाषाणिक हैं ये सब। ठीक है, ताम्र पाषाण अवस्था का महत्व, तब सभी ताम्र पाषाण समुदाय चाकों पर बने काले लाल मृदभांडों का प्रयोग करते थे। चित्रित मृदभांडों का प्रयोग सर्वप्रथम ताम्र पाषाणी लोगों ने ही किया था। ठीक है, बस रीडिंग इसको लगा लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसी चीज़ को हम कवर करेंगे। दक्षिण भारत में नवपाषाण अवस्था अलक्षित रूप से ही ताम्र पाषाण अवस्था में परिणित हो गई, अतः इन संस्कृतियों का नवपाषाणी ताम्र पाषाण संस्कृति का नाम दे दिया गया। सर्वप्रथम ताम्र पाषाण के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। किसने, ताम्र पाषाणी लोगों ने। अब आइए महत्वपूर्ण तथ्य है कुछ इसको देख लेते हैं। मालवा उत्कृष्टतम ताम्र पाषाण मृदभांड यहाँ से मिला है, इसका महत्व है। नौदा टोली नर्मदा, इतने सारे अनाज अन्यत्र कहीं नहीं मिले, मतलब स्टोर करके। दैमाबाद सबसे बड़ी बस्ती, कलश सवागान दिशा उत्तर दक्षिण में। इनाम गांव किलाबंदी यहाँ थी, बस्ती था, हाथी का दांत मिला है। शिल्पकार चूना बनाने वाले, खिलौने बनाने वाले यहाँ से मिले हैं। ठीक है, महाराष्ट्र जौरवे संस्कृति, द्विस्तरीय निवास, कोटदीजी, आमरी, कालीबंगा, गणेश्वर, इन स्थानों ने हड़प्पा के उदय की पृष्ठभूमि बनाई। कालीबंगा एवं बनावली प्राक हड़प्पा अवस्था तथा ताम्र पाषाणिक अवस्था थी। मृदभांड संस्कृतियों के एक दृष्टि में गैरिक मृदभांड संस्कृति बिसौली राजापुर परासू से। ताम्र निधान संस्कृति बिठूर से। काले व लाल मृदभांड कहाँ से मिले, अतरंजी खेड़ा से, ये इंपॉर्टेंट है। चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृति अहिछत्र से। उत्तरी काल पारिसदार मृदभांड तक्षशिला से, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। अब आइए ऋग्वैदिक काल से संबंध मृदभांड संस्कृतियाँ। गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी। वहीं बात करें ताम्र निधान संस्कृति सीएच। काले व लाल मृदभांड संस्कृति PNRW। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा आपको, हिस्ट्री बोरिंग वैसिंग भी लगता है, लेकिन चीज़ें हैं हमें पढ़नी ही हैं। उत्तर वैदिक काल से संबंध मृदभांड संस्कृतियाँ। चित्रित घूसर मृदभांड संस्कृति PGW, ये सारी चीज़ें छोड़िए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लौह प्रयोग संस्कृतियाँ, ये सारी चीज़ें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इसी के साथ हम लोगों का जो सेकंड चैप्टर था हिस्ट्री का वो ख़त्म हो गया क्लास 6 का। ठीक है, तो अब अगले चैप्टर में हम चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे और ऐसे NCERT पूरी हिस्ट्री, पूरी पॉलिटी, पूरा जो भूगोल है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे NCERT के। ठीक है, तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिलता है। तो जय हिंद, जय भारत।